तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटोरियल हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर शुरुआत करते हैं। अगला सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 13th लेक्चर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर के अंदर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज तक YouTube के ऊपर 13 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर किसी ने नहीं दिए हैं और एक एक छोटी से छोटी चीज को हमने बहुत डीप कवर किया है। जाकर सारे लेक्चर भले ही 2 गुना स्पीड में 2.5 गुना स्पीड में बट जाकर जरूर देखें, आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेक्चर 13 है और मैं वादा करता हूं अगले लेक्चर के अंदर इसको खत्म करेंगे। आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं शुरुआत, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। एक एक करके सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। जितनी भी को देखो, जो भी हमारे पास केमिस्ट्री लैब के अंदर या फिर फिजिक्स लैब के अंदर या फिर हमारे आमतौर की जिंदगी के अंदर हम नमक, चीनी या फिर कोई भी छोटे मोटे जितने भी इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं या फिर कोई मसाले बन रहे हैं या फिर अगर मैं बात करूं जो छोटे छोटे केमिकल्स बन रहे हैं, हेयर ऑयल बन रहा है, उन सभी के अंदर बहुत कम अमाउंट में अलग अलग टाइप के केमिकल्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हमें डालने पड़ते हैं। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन का हमें ध्यान रखना होता है। बट हर एक केमिकल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाया जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम किस किस तरीके में पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं, सारी आज ही पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है, देखो एक बार डिवाइड करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास। एक बात। दूसरी बात परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आ सकती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास आ सकता है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन भी आ सकता है। पहले इसी को क्लियर करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। ओ भैया मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी की सारी टर्म्स ही हमारी किसकी है, ये एक हिस्से में आती है और ये एक हिस्से में आती है। हम सारी टर्म्स को आज स्टडी कर देंगे। और देखो 4 और 5, 5 और 5 10, ओ माय गॉड 10 टर्म्स है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले इनका कार्यक्रम खत्म करते हैं और समझते हैं ये क्या होती है। देखो न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल का भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम कर लेंगे क्लियर। तो अगले में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह जाएगी और कुछ नहीं है। तो परसेंटेज मास बाय मास का मतलब क्या है कि मान लो आपको बोल दिया जाए, देखो जैसे हम मार्क्स ढूंढते हैं कि भाई अच्छा 100 नंबर का पेपर था, नंबर आए 80% आए, तो 80% मार्क्स आए। तो यहां पर अगर मेरे पास देखो 2 चीजें होती है किसी भी चीज के अंदर, या तो सोल्यूट होगा या फिर सोलवेंट होगा। इन दोनों का मिलकर बनेगा सोल्यूशन। मान लो ये 20 का है, ये 60 का है और टोटल बन गया 80। तो 20 इसके अंदर, अब ये भी ग्राम ये भी ग्राम, दोनों कंडीशन क्या है, ग्राम के अंदर होने चाहिए, तभी हम मास बाय मास की बात करेंगे। तो अगर मुझे परसेंटेज मास निकालना मतलब सोल्यूट का, मेजरली सोल्यूट का निकालते, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। ओ भैया मास ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज बनानी है तो इंटू में 100, तो 20/20 + 60 80 इंटू में 100, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज मास बाय मास। तो 0 0 कैंसल। ओ माय गॉड डेसिमल में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 4 = 8 एंड 2 10 पे चला गया, 2 5 पे चला गया, 2.5 मतलब 25% मेरे पास क्या प्रेजेंट है यहां पर है। हाँ 25% मेरे पास यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, 25 ही आएगा ना। 0 0 कैंसल, 2 10 2 4 2 5, हाँ 2.5 इंटू में 10 इज 2.5। तो 2.5% मास बाय मास मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब केमिकल का नाम देता रहे तुम्हें क्या मतलब है, कोई भी केमिकल का नाम दे ले, वो नाम तो वो ऑक्सैलिक एसिड का दे देगा, उसके साथ में हाइड्रेटेड भी लगा देगा, कुछ फलाना ढिमकाना, वो कुछ भी कर सकता है, बड़े छोटे कितने भी कम, बट तुम्हें एक छोटे से प्रोसेस को ध्यान रखना है। तो परसेंटेज मास बाय मास इज नथिंग बट जस्ट मास ऑफ सोल्यूट बाय द मास ऑफ सोल्यूशन इंटू में 100। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पर चलते हैं। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन अब की बार जो मतलब ये वही है, नमक को चीनी में घोल दो, तो मेरे पास यहां पर क्या गिवन होगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन हो या सोलवेंट हो, यहां पर बात एक ही होने वाली है।
अगर मैं ये बोल लूं मैंने नमक को पानी के अंदर मिलाया, नमक की जो क्वांटिटी थी वो 20 ग्राम थी, पानी जो था 100 ml था, पानी तब भी इतना ही रहने वाला है बेटा। नमक प्लस वाटर, सोल्ट वाटर, वो भी क्या रहेगा, वो 100 ml ही रहने वाला है। तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा, मींस आई एम राइट 200 बाय दिस 100 और इनटू में 100 एंड दिस विल बी 20%। तो 20% जो है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म करते हैं भाई, बहुत आसान है, ये कोई हार्ड ऑन चीज नहीं है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, अब की बार जरूर बात होगी। मतलब अगर ए था, ए बी था, दारू बना लेते हैं, है ना, 20 ml का पैक बना लेते हैं, 20 ml मैंने डाली दारू और यहां पर 80 ml मेरे पास वाटर था, तो भैया इसमें तो इंक्रीज होगी ए प्लस बी। हाइड्रेटेड है, ये हाइड्रेटेड पैक है, तो 100 ml का पैक बनेगा और 100 ml का पैक आप गुटक जाओगे। तो पटियाला बनाना हो तो 50 ml डाल देना, यहां पर भी 50 ml डाल देना, बना देना 100 ml का पैक फिर से। तो यहां पर क्या आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में वो कितना प्रेजेंट है, और इनटू में 100। सो इट विल बी 50 बाय 100 इनटू में 100, तो 50% आ जाएगा। इसीलिए उसे पटियाला पैक बोला जाता है, क्योंकि 50% अल्कोहल उसके अंदर होती है, C2H5OH। चलिए जंप करते हैं पार्ट्स पर मिलियन पर। देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो अब की बार मैं 100 पे नहीं है, मैं किस पे देखूंगा, 10 की पावर 6 में देखूंगा, और यहां पर परसेंटेज नहीं, यहां पे क्या आएगी, पीपीएम, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। कि भाई जो मैंने सोल्यूट डाला है वो 10 की पावर 6 मिलियन, उसका 1 मिलियन हिस्सा कितना होगा। अगर एक नमक मैं 100 ml के अंदर डालूं तो उसका कितना हिस्सा जाएगा, और उसी को मैं 10 की पावर 6 वॉल्यूम पानी में डालूं तो उसका कितना हिस्सा उसके अंदर कंज्यूम होने वाला है, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। और अगर मैं पीबी की बात करूं, पार्ट्स पर बिलियन की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 8। आपको ध्यान यह रखना है कि यहां पर मास है तो मास की बात कर लो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बात कर लो। दीज आर नथिंग बट जस्ट पार्ट्स, कि कितने पार्ट्स परसेंट मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व हुआ है या फिर उस पर्टिकुलर हिस्से में आया है। तो ये थे कुछ छोटी मोटी कंसेंट्रेशन टर्म्स थी, ये हमारे इतने काम की भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिटरी मेथड का ही कमाल था। कमाल आता है अब जो हम करने वाले हैं धीरे धीरे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी तो भैया एक ही बात है, ये पुराने जमाने की चीज है, ये नए जमाने की चीज है। मेंटोस जिंदगी और हमारी आम जिंदगी। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, सबसे पहले आएगा मोलैरिटी। बार 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 मोलैरिटी, मोलैरिटी का जिक्र होता रहेगा, पूरी उम्र होता रहेगा। तो ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सी बात है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मार्कर को क्या होगा, मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि, या फिर यहां पे मोलर मास भी आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर की जगह ना लेकर एमएल की लेता हूं तो इंटू में 1000 करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। दिस इज नथिंग बट जस्ट भाई कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, इसे बोलते हैं बेटा मोलैरिटी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं बात करूं से ए कंपाउंड और बी कंपाउंड के अंदर मिला, ये सोल्यूट था, ये सोलवेंट था, इसका वेट मैं ले लेता हूं डब्ल्यू ए, इसका वेट ले लेता हूं डब्ल्यू बी, और इसका मोलर मास ले लेता हूं एम ए, इसका मोलर मास ले लेता हूं एम बी। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ये कितना आ गया, एन बी डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा क्या, एन ए बाय वी इंटू में 1000, अगर ये एमएल के अंदर है। या फिर मैं ये लिख दूं एन ए की जगह डब्ल्यू ए बाय, ये सोल्यूट लिया था डब्ल्यू ए
बाय एम ए इंटू में वी, अगर ये एम एल के अंदर है तो इंटू में 1000। तो भैया ये सारे के सारे फॉर्मूले एक ही हैं, जो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से गिवन होते हैं वो सारे के सारे एक ही है। आप कितनी भी शायरी बोल लो वो सारी की सारी एक ही तरफ इशारा करेगी कि भैया इसका तो दिल टूटा हुआ, ये हताश है, बट ऐसा होता नहीं है। तो सारी की सारी कहानी जो है वो एक ही है मोलैरिटी की। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हमें समझना था। इसको रब करते हैं और मोलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने इतना किया, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया उसको किसी वॉल्यूम के अंदर डिसोल्व किया है। मोलैरिटी के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ये है कि अभी मैं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लूंगा, लेकिन नीचे मैं क्या कर दूंगा, ओ माय गॉड, मास ऑफ सोलवेंट क्या कर दूंगा, और किसमें, केजी के अंदर। अगर मैं केजी के अंदर ना करना चाहूं तो किसके अंदर करूंगा, ग्राम के अंदर। और अगर मुझे ग्राम के अंदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू ऑल नो इट, कि हमें करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, WB बाई एम बी, अच्छा ए माना है हमने, WA बाई MA। और नंबर ऑफ सोलवेंट क्या हो गया, WB हो गया, इनटू में क्या आ गया, 1000 आ गया। तो भैया ये है मोलैरिटी। अच्छा यूनिट की बात रह गई, देखना मोलैरिटी जो था वो था नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल की यूनिट मोल और लीटर की यूनिट जो है वो लीटर होगी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों चीजों को पढ़ा, ठीक। अच्छा अब यहां पर WA, और अगर लिखना या फिर ये भी लिख सकता हूं NA बाई WB इंटू में 1000। तो ये सारी की सारी जो कहानी है वो मोलैरिटी की, और मोलैरिटी की यूनिट कितनी होगी, मोलैरिटी की जो भैया यूनिट होगी वो होगी, हमने तो मोल की ही बात की है, मोल, और नीचे क्या है किलो, तो किलोग्राम इनवर्स। बस यार ये क्या बकवास बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी की बात हो, मोलैरिटी के बाद चलते हैं मोल फ्रैक्शन पे चले या फिर नॉर्मेलिटी पे चले। नॉर्मेलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भैया नॉर्मेलिटी में ही होगी, और ये क्लियर भी होगी न्यूमेरिकल के साथ में, बट फिलहाल समझना। देखो नॉर्मेलिटी का मतलब है, देखो मैं ऊपर जो भी इन सभी के अंदर मैंने बोला था बार बार कि अलग अलग कंसेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, बात वही है। कंसेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल ले रहा हूं और कुछ केमिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो मैं उसके ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर उन बातों का इस्तेमाल करता हूं। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो यूनिट क्या होगी इसकी होगी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। अच्छा मैं क्यों बोल रहा था इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मेरे पास कि कितना मास मेरे पास प्रेजेंट है, कितना मास मेरे पास प्रेजेंट है, और उसको डिवाइड कर दूं उसके इक्विवेलेंट मास से। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं स्टिल कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या की, अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास को भी निकाला जाएगा। इक्विवेलेंट मास होता है कि उसका मोलर मास कितना है, कितना उसका मोलर मास है, कितना मोलर मास प्रेजेंट है वहां पर, और डिवाइड में आता है एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है, ये एन फैक्टर होता है कि अगर वो एसिड है तो कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, और अगर वो बेस है तो कितने OH नेगेटिव बाहर निकाल रहा है। इस एन फैक्टर मतलब कोई भी एसिड है उस एसिड की चेक की जाती है बेसिसिटी, और कोई भी बेस है उस बेस की चेक की जाती है एसिडिटी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मोलर मास बाय दिस एसिडिटी, अगर कोई मेरे पास बेस है, और या फिर ये भी लिख सकता हूं मोलर मास बाय बेसिसिटी, अगर वो क्या है, एसिड है। तो यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये कहानी है। अगर छोटी मतलब अगर मैं बात भी करूं, मान लो मेरे पास H2SO4 होता, वो बोल रहा है 10 ग्राम है और मैंने पानी में मिला दिया, 18 ग्राम में मिला दिया सपोज करो, या फिर ml है तो ml में ले लेते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में मिला दिया, तो कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इसके, H2SO4 16 दूनी 32, 16 4 64, 2 इसके 60 30 90 96 98 ग्राम होता है इसका मोलर मास। तो मुझे निकाले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे बेटा
गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 10, इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिड है तो बेसिसिटी देगा, बेसिसिटी क्या होता है, एसिड देगा H पॉजिटिव, H2SO4 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो वो देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू में 2 2, तो n फैक्टर कितना आ गया 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, फिर 2H पॉजिटिव का एक्सचेंज है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 10 इंटू में 2/98 आ जाएगा। ओके, एंड इट मीन्स व्हाट, 20/98 ये 49 पे चला गया, और ये समथिंग जितना भी मतलब 50 होता तो ये आ जाता 0.2 आ जाता, सपोज करो अप्रोक्सीमेट 0.18, तो ये कितना हो जाता, ये इसको मतलब 0.18 डिवाइड मैंने किया 1000 से, 1 लीटर से, अगर 1000 अच्छा लीटर में ही है, लीटर में है तो फिर इसको 1000 की जगह 1 लीटर ही लो, ml में क्यों ले रहे हो, तो आंसर आ गया 0.18 नॉर्मल। तो ये सारी की सारी कहानी किसकी है, नॉर्मेलिटी की। है बहुत आसान है, बहुत प्यारी कहानी है। एक रिलेशन भी आता है, अच्छा देखो एक रिलेशन भी आता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन भी आता है। नॉर्मेलिटी होती थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, मतलब यहां पे लिख भी सकते हो रिलेशन बिटवीन, 2 नंबर में आ भी जाता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड ओहो एंड मोलैरिटी। तो नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000, अगर ये ml के अंदर है, मैं लीटर के अंदर ही ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये लीटर के अंदर ही ले लेते हैं, तो इसको ये भी लिखा जाता ना। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, हमें ये पता था गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ गई लीटर के अंदर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस मोलर मास को डिवाइड किससे करते थे, n फैक्टर से, और यहां पे आ जाता वॉल्यूम इन लीटर। तो आप जरा ध्यान दो, क्या भैया, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये वॉल्यूम नीचे है लीटर में, और n ऊपर चला गया, n फैक्टर यहां पे आ गया। ध्यान दो, क्या यही मोलैरिटी नहीं है, पीछे जाओ, यस यही मोलैरिटी है, और ये है मेरे पास रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, कि अगर मैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी मेरे पास है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर, वो n फैक्टर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मेरे पास रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, कभी कभी 2 नंबर के अंदर या फिर ये पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और कई बार तो ये आपके जेईई और नीट के एग्जाम में भी हेल्प करता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा देखो, मैं फॉर्मेलिटी की बात कर रहा था ना, नॉर्मेलिटी को ही इस मॉडर्न टर्म में फॉर्मेलिटी बोला जाता है, तो इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फॉर्मूला मास बोला जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, इनटू में 1000 आएगा अगर ये ml के अंदर है, तो यही है, अलग नहीं होती फॉर्मेलिटी। फॉर्मूला मास मतलब ये इसलिए बोला गया था, कुछ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि फर्दर नहीं टूटते हैं, टूटने का मतलब क्या है कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि NaCl सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करता है, अपने आयनिक स्टेट में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, तो इस टाइप के लिए मेरे पास फॉर्मूला मास लिया जाता है, मतलब इनके सिर्फ जो भी आयंस है उनके मास को प्लस किया जाता है, तो मेरे पास ये आ जाता है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला मास ले लेता हूं, और एक एक इलेक्ट्रॉन का ये एक्सचेंज करते हैं, तो फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय जितने वॉल्यूम मान लें 1000, 1 लीटर पानी के अंदर डाला था, अगर लीटर लिया तो यहां पे 1 ही डाल दो, तो 15.8.5 फॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हुई, अच्छा लिख दी थी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लीटर इनवर्स। अच्छा एक कमाल की बात देखो, अच्छा पहले मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं, कमाल की बात बाद में करेंगे, लास्ट रह गया। मोल फ्रैक्शन हमें यह बोलता है, मोल फ्रैक्शन कितने मोल एक रिएक्शन के अंदर लग रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट के, मतलब अगर मान लो A था और B था मिलकर C बना रहे हैं, तो इसके मोल Na लगे, इसके मोल Nb लगे, तो इसके मोल का इस पूरे के अंदर कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन को दिखाऊंगा मैं x से। फॉर सोल्यूट, मान लो ये सोल्यूट होता, ये सोलवेंट होता फॉर एग्जांपल,
तो फॉर सोल्यूट मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XA। तो कैसे निकाला जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के ही प्रेजेंट है डिवाइड में टोटल मोल्स कितने हैं, बी के निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा, बी के मोल्स चेक कर लो सेम टू सेम, और टोटल फ्रैक्शन जो होता है मोल्स का वो हमेशा 1 होता है, मतलब XA प्लस XB जो हमेशा 1 मिलेगा आपको। भले आप करके देख लो, XA की वैल्यू है NA बाय NA प्लस NB, NB की वैल्यू है NB बाय NA प्लस NB, LCM आएगा NA प्लस NB, सेम है तो ऊपर NA रहेगा ऊपर NB रहेगा, और ये सेम है दोनों के दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो टोटल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप किसी भी रिएक्शन के अंदर, अभी तो छोटे लेवल की बातें हैं, तो हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। बट जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, क्योंकि देखो मैं वही बोल रहा था, कमाल की बात यह है, हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जो है ना भैया वो बेकार है, मोलैरिटी बेकार है। मोलैरिटी पढ़ी, मोलैलिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी, फॉर्मेलिटी तो छोड़ ही दो, या फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ा। इसके अंदर नीचे वॉल्यूम आती थी, इसके अंदर मास आता था, इसके अंदर भी वॉल्यूम आती थी, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आता था। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये सही है और ये सही है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें मास की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी सब्सटेंस का इंडिपेंडेंट, मास सेम रहता है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी हर जगह पर। लेकिन टेम्परेचर की वजह से लिक्विड की वॉल्यूम या तो कंप्रेस्ड होती है या फिर उसे एक्सपेंशन मिलता है, वॉल्यूम चेंज होती रहती है, तो इसलिए मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। और अगर मोलैरिटी चेंज हुई तो न्यूमेरिकल गलत, हमारा एक्सपेरिमेंट गलत, तो यहां पर भी सेम हाल होगा और यहां पर भी, तो इसलिए यह बेकार है। यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और यह भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी की सारी कहानी आज हमने पढ़ी है सॉल्यूशन चैप्टर, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, और ये बहुत आसान बहुत प्यारी कहानी है कंसंट्रेशन टर्म्स की। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियोस को दोबारा देखो अच्छे से, 2-2.5 की स्पीड में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बार बार देखो उसे, ताकि आप अपने दिमाग के अंदर उन चीज़ों को फिट कर पा रहे हो जो कि बहुत डीप हैं, और आप उसे बहुत हल्के में ले लेते हो। आपको लगता है कि आपको आ गई, बट उसका एक्चुअल बेसिक्स आप नहीं जानते। उस एक्चुअल बेसिक को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा जरूरी होता है ना। गाने को जैसे हम बार बार सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहो, गाने कोई 50 साल पुराना भी होगा, 70 ईयर ऑफ बॉलीवुड, 80 ईयर ऑफ बॉलीवुड, वो भी हमारे मुंह पर होगा, है ना, तो आप गा दोगे कोई ना कोई गाना। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वरना मैं गा देता कोई ना कोई गाना। तो वैसे ही इस बात को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ते चले जाओ, और आपको कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।